हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई उतनी ही अच्छी चल रही होगी। और बच्चों, आज का ये जो लेक्चर होगा वो आपका मोल कंसेप्ट चैप्टर का 3rd लेक्चर होने वाला है। लेक्चर हम डिस्कस करने से पहले बता देते हैं आपको हम आज क्या क्या इस लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो बेसिकली हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं, बेसिकली 5 लॉज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके और जानेंगे कि ये सारे लॉज हमें बताते क्या हैं। ठीक, पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ लॉ आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसको हम बोलते हैं गैले-सॉक लॉ। ये बेसिकली जो होता है ये गैसेस के लिए होता है। एंड लास्ट है आपका एवोगाड्रोस लॉ। ठीक, क्या बताया हमने आपको? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके 5 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गैले-सॉक लॉ एंड लास्ट है एवोगाड्रोस लॉ। ठीक, तो चलिए हम एक एक करके लॉज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये लॉज हमें बताते क्या हैं। एंड बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने जो 2 पिछली क्लासेस हुई हैं उनका रिवीजन करके ही आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप सबने 10th क्लास में ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो इसको जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था वो थे हमारे लैवोसियर। और ये हमें बताता है कि कोई भी चेंज हो, चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, उसमें जो आपका टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट के। ठीक, in all physical and chemical changes the total mass of the reactant is equal to that of product। मतलब कि क्या होगा कि अगर कोई भी चेंज हो, जैसे आइस का हम ले लें, आइस अगर वाटर में चेंज हो रहा है तो क्या होगा कि उसमें जो है आइस का या फिर पानी का जो है फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जो मास प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है वो आपके रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। और अगर अदर वर्ड्स में बोले तो सिंपल सा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक, और बच्चों अगर हम इस टाइम पे बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ये जो लॉ है आपका वो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनके लिए वैलिड नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो मास होता है वो जो है वो एनर्जी के फॉर्म में आपका निकल जाता है। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = mc²। तो क्या होगा, मास जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी हमने आपको बताया क्या, आइस चेंज इनटू वाटर। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि आइस का जितना मास पहले इसका रिएक्टेंट में है उतना प्रोडक्ट में होगा। बस यहां पे क्या चेंज हुआ है, आइस का फिजिकल स्टेट। आई होप आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड लॉ पे। बच्चों, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो अगर हम इस लॉ की बात करें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो डजंट मैटर कहीं से भी फॉर्म हुआ है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड के अंदर वो सेम होंगे और उनका जो मास रेशियो होगा उसे उन एलिमेंट्स का वो फिक्स्ड होगा। अब अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझें तो आप मान लीजिए CO2 गैस। ठीक, तो इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इसको हम अगर हम कोयले को जलाएं ऑक्सीजन के साथ तब भी हमें CO2 गैस मिलेगी। और अगर हम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaO + CO2। ठीक, अब देखिए इसमें आपका जो ये CO2 है और ये CO2 है, क्या देख रहे हैं आप? दोनों में कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन।
अब देखिए इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं, हमने जब CO2 को कोक के साथ फॉर्म किया है, कोयले के साथ ऑक्सीजन के साथ जला के, तो हमें क्या मिला है CO2। तो इसका मास रेशियो क्या है आपका 12:32। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1:2। ठीक, एक सेकेंड, सॉरी ये 1:2 नहीं होगा, ये 3:8 होगा, सॉरी 3:8। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने लाइमस्टोन को हीट किया है तो हमें क्या मिला CaO और प्लस CO2। तो इसमें भी जो आपका मास रेशियो होगा 12:32, 3:8। क्या देखा आपने कि इन दोनों का जो मास रेशियो है वो जो है सेम है। और जबकि हमें मिला कहां से है ये CO2, ये हमें कोक से मिला है और ये CO2 हमें मिला है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो बच्चों ये ना हमें यही बताता है कि ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion by weight। ठीक, बाई मास या बाई वेट। इसका एग्जांपल हमने लिया आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और जो दे रहा हमें CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक, ये हुआ आपका इसका एग्जांपल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो अगर हम इसकी बात करें, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन में हम सिर्फ दो एलिमेंट्स को देखते हैं, 2 एलिमेंट्स को देखेंगे, और उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में आपके क्या होंगे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होंगे। बच्चों थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। बच्चों इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को हम पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने यहां पे लिया है H2O वाटर एंड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या होगा, इसका जो मास है वो होगा आपका एक हाइड्रोजन का 1 तो 2, और इसका होगा आपका 16। इसी तरह इस हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का होगा आपका 32। तो ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास। अब फिक्स्ड मास आपका कौन सा, इसमें हाइड्रोजन वाला। ठीक, और कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो इन दोनों का रेशियो, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का रेशियो आपका एक सिंपल होल नंबर होगा। ठीक, अब यहां पे देखिए इस ऑक्सीजन का कितना है 16 और इस ऑक्सीजन का आपका 32 और इसका जो है इसका रेशियो आपका एक सिंपल होल नंबर होगा 1:2। ठीक, यही है इस लॉ में। अब सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए मान लेते हैं CO2 एंड CO। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास यहाँ पे क्या है आपका, कार्बन। फिक्स्ड मास क्या है, कार्बन, और ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 32, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका 16। जो एलिमेंट आपका कंबाइन हो रहा है किससे, जो फिक्स्ड मास में है उससे, उसका जो रेशियो है आपका सिंपल होल नंबर होगा। ठीक, यहां पे आपके ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन से, और इसमें भी आपका ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है कार्बन से। तो इसमें जो आपका फिक्स्ड मास है वो कार्बन का है, और कंबाइन जो वेरिएबल है वो है ऑक्सीजन, इसमें 32 है और इसमें 16। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों ऑक्सीजन का रेशियो आपका एक सिंपल होल नंबर होगा। 16:32 गिव्स 1:2। ठीक, तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, द रेशियो ऑफ द masses of one elements that combines with fixed masses of the other are simple whole number। आई होप बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो ये लॉ है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप फिर से वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, और अगर फिर से डाउट होगा तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ लॉ पे। बेटा नेक्स्ट लॉ है आपका, नेक्स्ट लॉ है गैलिसॉक लॉ ऑफ गैसियस एटम।
ये जो गैलोसॉग लॉ है वो बेसिकली जितने भी गैसेस होते हैं उनके लिए दिया गया है। ठीक बच्चों, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी गैसेस कंबाइन कर रही है एक दूसरे से तो वो वॉल्यूम में करेंगी। किसमें? वॉल्यूम में। ठीक, और अगर इवन आपका प्रोडक्ट भी जो फॉर्म होगा वो वॉल्यूम में होगा। ठीक, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर when gases combines they do so in volumes। क्या बताया हमने आपको? they do so in volumes, मतलब बेसिकली ये जो लॉ है आपका वो गैसेस के लिए दिया गया है। और अगर कोई भी गैसेस जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही हैं तो वो वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे। और which bear simple whole number ratio, और इनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा with each other and also with gaseous product। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो मान लीजिए हमने इसका एक वॉल्यूम लिया है, एक वॉल्यूम, तो इसमें क्या होंगे कि आपके हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम्स लगेंगे, 3 वॉल्यूम्स, और आपका जो अमोनिया फॉर्म होगा वो 2 वॉल्यूम में होगा। ठीक, तो इसका जो रेशियो होगा वो आपका 1:3:2। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप ऐसे मान लीजिए हमने इसका 10 वॉल्यूम लिया है, तो ये जो आपका हाइड्रोजन होगा उसका जो है 30 वॉल्यूम लगेगा, 30 वॉल्यूम लगेगा। और जो आपका प्रोडक्ट अमोनिया फॉर्म है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 20 वॉल्यूम होगा। ठीक, ये सिंपल ये लॉ बताता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन यूर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विथ गैसियस प्रोडक्ट। अब इसमें इन तीनों का क्या हुआ रेशियो? 1:3:2। ठीक, आई होप ये भी लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट लॉ है आपका एवोगाड्रोस लॉ। बच्चों लास्ट लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। अब ये क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर सेम होगा तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये लॉ आपको यही बताता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो आपका बेस्ट एग्जांपल है इसका, अगर आप सब जब बलून्स फुलाते हो तो क्या करते हो कि जब बलून में जो है आप एयर के जो है मॉलिक्यूल्स अंदर डालते हो। ठीक, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब बलून के अंदर जाते हैं तो उस टाइम पे बलून का जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो है बलून के अंदर इंक्रीज हुए हैं। ठीक, और जब उसी टाइम पे जब आप अपने लंग्स से जब एयर को जो है बाहर निकालते हो तो क्या होगा, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर निकालते हो तो क्या होगा कि हमारे लंग्स के अंदर एयर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है डिक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, ये आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इससे ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या बताया हमने आपको? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप केमिकल कॉम्बिनेशन के जो कितने लॉज होते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और इसी के साथ चलिए हम आपको जो पांचों लॉज हैं उनको जो है एक एक करके जो है उनके जो है नाम बस बता देते हैं, क्योंकि अगर फिर से रिवाइज कराएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप घर पे जाके अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और रिविज़न मस्ट है। आप सबको हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आप पढ़िए कम, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज अच्छे से करिए। ठीक, तो चलिए बच्चों हम पांचों जो लॉज हैं उनके नाम बता देते हैं। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ लॉ है गैलोसॉग लॉ जो कि गैसेस के लिए है, और लास्ट लॉ है आपका एवोगाड्रोस लॉ। ठीक, एंड बच्चों आई होप ये पांचों लॉज आपको समझ में आए होंगे।
और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने इस क्लास से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।